नमस्कार। आइए बात करते हैं राज्य की तमाम बड़ी खबरों की। सीएम भजन लाल शर्मा का बड़ा ऐलान। आज राजस्थान में लागू होंगे नए नियम। किसानों के लिए भी बड़ी खबर। चलिए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बंगाल की खाड़ी में हलचल होने से एक बार देश के कई प्रदेशों में मानसून एक्टिव हो गया है। ऐसे में राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में बारिश को लेकर आशंका जताई गई। मौसम विभाग का कहना है कि पूर्वी राजस्थान के कोटा, उदयपुर, अजमेर, भरतपुर, जोधपुर और जयपुर में हल्की बारिश दर्ज की जा सकती है। हालांकि 2 अक्टूबर यानी आज से ज्यादातर हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में कमी आने लगेगी। पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में मौसम शुष्क रहने वाला है। वहीं 5 और 6 अक्टूबर को पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि बुधवार से राजस्थान में मौसम शुष्क रह सकता है। बीते 24 घंटे के मौसम की बात करें तो पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं बारिश हुई। साथ ही पश्चिमी राजस्थान में भी बादल गर्जन के साथ कहीं कहीं पर हल्की बारिश दर्ज की गई। आईएमडी के अनुसार पश्चिमी राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहने वाला है और पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में 5 से 6 अक्टूबर को कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। आईएमडी का कहना है कि जयपुर में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बुधवार को जोधपुर पहुंची। उन्होंने सूरज सागर से विधायक रही सूर्यकांता व्यास के निधन पर उनके परिजनों से मुलाकात की और सांत्वना दी। इस दौरान पूर्व सीएम ने कहा कि सूर्यकांता व्यास का निधन बड़ा ही दुखद है। मैं जब भी जोधपुर आती थी तो एयरपोर्ट पर सबसे पहले जीजी दिखती थी। आज हम सब मिस कर रहे हैं। बता दें कि पूर्व विधायक सूर्यकांता व्यास का 25 सितंबर को निधन हो गया था। वसुंधरा राजे ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वह हमारी पार्टी की वरिष्ठ नेता थीं। आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। भगवान हमें और उनके परिवार को उनकी कमी सहने की शक्ति दे। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, जीजी आपके बिना जोधपुर आज अधूरा सा लगा। उन्होंने आगे कहा कि जिसने जोधपुर की राजनीति में इतना बड़ा रोल प्ले किया हो, आज उनकी कमी हम सबके लिए बहुत ही अखरने वाली है। हम सब बस यही प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को ताकत दे। बता दें कि सूरसागर से 3 बार विधायक रही और लंबे समय तक राजस्थान विधानसभा की सबसे उम्रदराज एमएलए का खिताब अपने नाम करने वाली पूर्व विधायक सूर्यकांता व्यास का 25 सितंबर को निधन हुआ था। वो 86 साल की थी। व्यास कुल 6 बार विधायक रही हैं। सूरसागर में 2008 का चुनाव लड़ने से पहले वो पुराने जोधपुर सीट से 3 बार विधायक रह चुकी हैं। 2024 के चुनाव में उन्हें टिकट नहीं दिया गया। इस दौरान अशोक गहलोत उनसे मिलने भी पहुंचे थे। उस वक्त उनकी खूब चर्चा भी हुई थी। राजस्थान की राजधानी जयपुर में बुधवार को संपूर्ण भारतीय बैरवा विकास संस्था ने प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान के डिप्टी मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने समाज के प्रबुद्ध जनों को संबोधित किया और समाज के विकास के लिए शिक्षा, आर्थिक समृद्धि और सामाजिक एकता पर जोर दिया। प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि समाज के उत्थान के लिए सामूहिक प्रयास और एकजुटता जरूरी है। शिक्षा ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जो हमारे समाज को आगे ले जा सकती है। प्रेमचंद ने आगे कहा कि विशेष रूप से सामाजिक एकता और सशक्तिकरण के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। अगर हम संगठित होते हैं तो किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। हमें अपने समाज की प्रगति के लिए शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और एकता पर ध्यान देना होगा। महिलाओं का सशक्तिकरण समाज के समग्र विकास के लिए बेहद आवश्यक है। हमें उन्हें हर संभव अवसर प्रदान करने चाहिए ताकि वे भी समाज के विकास में सक्रिय भूमिका निभा सकें। डिप्टी सीएम ने कहा कि हम सभी को यह समझना होगा कि अगर हम संगठित होते हैं और सामूहिक प्रयास करते हैं तो न केवल हमारे समाज का बल्कि प्रदेश और राष्ट्र का भी विकास सुनिश्चित होगा। समाज के हर व्यक्ति को सशक्त बनाना आवश्यक है और इसके लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। इस अधिवेशन में देश भर से बैरवा समाज के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अधिवेशन में समाज के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें शिक्षा के प्रसार, आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक एकता पर जोर दिया गया। इसके अलावा बुधवार को गांधी जयंती के मौके पर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा स्वच्छता अभियान में भी शामिल हुए। उदयपुर में जंगल से सटे इलाकों में तेंदुए का दहशत कायम है। बीते 1 माह में यहां तेंदुए के हमले में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। आदमखोर बन चुका तेंदुआ
जंगल किनारे स्थित घर में घुसकर लोगों का शिकार कर रहा है। इससे स्थानीय लोगों को जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। वन विभाग, स्थानीय पुलिस और सेना के जवानों की मुस्तैदी के बाद भी उदयपुर के आदमखोर तेंदुए को पकड़ा नहीं जा सका है। उदयपुर के गोगुंदा में 5 से 8 किलोमीटर के दायरे में तेंदुए के हमले में 7 लोगों की मौत के बाद वन विभाग ने शूट एट साइट का ऑर्डर जारी कर दिया है। इस आदमखोर के अंत के लिए अब हैदराबाद से शार्प शूटर को बुलाया गया है। बुधवार को हैदराबाद के जाने माने शूटर नवाब शाफत अली खान उदयपुर पहुंचे। उन्होंने राठौड़ों का गुड़ा गांव के स्कूल में सीसीएफ सुनील छिद्री और डीएफओ अजय चित्तौड़ा से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। इसके बाद दोपहर करीब बाद शूटर टीम के साथ जंगल में आदमखोर की तलाश में निकले। शूटर नवाब शाफत अली खान को आमदखोर जानवरों के अंत का लंबा तर्जुबा है। वो पहले भी कई आदमखोरों का अंत कर चुके हैं। उनके साथ उदयपुर में 12 अन्य शूटर भी है, जिससे लग रहा है कि अब उदयपुर के आदमखोर का अंत अब नजदीक है। मालूम हो कि आदमखोर तेंदुए के हमले से पूरे गोगुंदा में खौफ का माहौल है। गोगुंदा में तेंदुए के हमले में अभी तक 7 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें 5 साल की मासूम बच्ची के साथ साथ 60 साल की वृद्धा तक शामिल है। हैरत की बात यह है कि 60 साल की वृद्धा का तेंदुए घर में घुसकर शिकार किया था। वन मंत्री संजय शर्मा से मिले शूट एट साइट के ऑर्डर के बाद पूरे एरिया में करीब 12 शूटर पहले से तैनात है। अब हैदराबाद से जान माले शूटर नवाब शाफत अली खान भी आ पहुंचे हैं। शाफत अली खान ने यहां पहुंचने के बाद स्थानीय वन विभाग के अधिकारियों के साथ तेंदुए को कब्जे में करने के लिए प्लान भी बनाया है। राजस्थान कांग्रेस पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने फिर से राजस्थान की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, दिसंबर तक कई मंत्रियों की पर्ची बदलेगी। कोई बड़ी बात नहीं है कि सरकार की सबसे बड़ी पर्ची भी बदल जाए। डोटासरा का यह बयान राजस्थान की भाजपा सरकार में मंत्रिमंडल में बदलाव और सीएम फेस को बदले जाने की ओर इशारा कर रहा है। डोटासरा ने किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे प्रकरण पर भी भजन लाल सरकार को आड़े हाथों लिया। किरोड़ी लाल को मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विश्वास नहीं। डोटासरा ने किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे की बात पर कहा कि भाजपा में आपस में जूते बज रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी, मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लो। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि सरकार का एक आदमी उनसे छुटकारा चाहता है? आखिर उसे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विश्वास नहीं है? मुख्यमंत्री क्यों उस आदमी को गले में जीवित सांप की तरह डालकर घूमना चाहते हैं? दरअसल बुधवार को सीकर में इंडिया गठबंधन के सांसद कॉमरेड अमराराम का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। शहर के प्रधान जी का जाव में आयोजित इस समारोह में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी पहुंचे थे। सांसद अमराराम का कांग्रेस, माकपा सहित इंडिया गठबंधन के अन्य दलों के कार्यकर्ताओं ने माला, साफा व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। राजस्थान में फर्जी तरीके से एमबीबीएस की डिग्री के बिना डॉक्टर बनने के मामले में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब बाड़मेर के राजकीय मेडिकल कॉलेज से फर्जी तरीके से डॉक्टर बनने का मामला सामने आया है। अस्पताल में 12वीं पास युवक ने फर्जी डिग्री के आधार पर आरएमसी से सर्टिफिकेट जारी करवाकर जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर भर्ती में हिस्सा लिया। इसके बाद उसका चयन भी हो गया और युवक ने करीब 2 महीने तक राजकीय अस्पताल में डॉक्टर बनकर ड्यूटी भी की। जब इसका खुलासा हुआ तो आरोपी फरार हो गया। दरअसल आरएमसी यानी राजस्थान मेडिकल काउंसिल बाहरी राज्यों से एमबीबीएस की डिग्री कराने वाले डॉक्टर्स के दस्तावेजों की जांच कर सर्टिफिकेट जारी करती है। इस सर्टिफिकेट के बाद ही बाहरी राज्यों से डॉक्टर की डिग्री करने वाले अभ्यर्थियों को राजस्थान में प्रैक्टिस और पीजी सहित विभिन्न डिग्रियों के लिए योग्य माना जाता है। इसी आरएमसी ने बिना डिग्रियों की जांच के 12वीं पास लोगों का रजिस्ट्रेशन कर सर्टिफिकेट जारी कर दिए और इन सर्टिफिकेट के आधार पर इन मुन्ना भाइयों ने राज्य के कई अस्पतालों की भर्तियों में भाग लिया और जीआर यानी जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स बनकर लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया और मामला सामने आने के बाद ये लोग गायब हैं। राजस्थान में पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के समय सामने आया कथित फोन टैपिंग मामला फिर चर्चा में है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। बताया जा रहा है कि लोकेश शर्मा इस बार पूछताछ के दौरान क्राइम ब्रांच को फोन टेपिंग केस से जुड़े सबूत सौंप सकते हैं। इसके बाद पूर्व सीएम अशोक गहलोत की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बातचीत में लोकेश शर्मा ने बताया कि गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। वह कल सुबह दिल्ली पहुंचेंगे और क्राइम ब्रांच की पूछताछ में सहयोग करेंगे।
उन्होंने बताया कि क्राइम ब्रांच ने इस बार केस से जुड़े सबूत सौंपने के लिए बुलाया है। गौरतलब है कि फोन टेपिंग प्रकरण में लोकेश शर्मा से दिल्ली में 25 सितंबर को पूछताछ हुई थी। यह पूछताछ लगभग 5 घंटे तक चली थी। क्राइम ब्रांच की पूछताछ में लोकेश शर्मा ने अपने स्टेटमेंट में पूर्व सीएम अशोक गहलोत सहित अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए थे। अब कल की पूछताछ में इन खुलासों से जुड़े सबूत सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल लोकेश शर्मा ने दिल्ली में क्राइम ब्रांच की पूछताछ के बाद कहा था कि राजस्थान में पॉलिटिकल क्राइसिस के समय अशोक गहलोत अपने पक्ष के विधायकों सहित सचिन पायलट के साथ मानेसर गए। विधायकों के फोन सर्विलांस पर लिए थे। वह सभी की रिकॉर्डिंग सुनते थे कि किसने किससे बात की। इसमें तत्कालीन डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और सीएम के प्रमुख सचिव कुलदीप रांका भी शामिल थे। लोकेश शर्मा ने 25 सितंबर की पूछताछ के बाद कहा था कि आज मैंने 7 पेज का मेरा जवाब दिया है और इस स्टेटमेंट को कलमबद्ध भी करवाया है। मैंने दिल्ली क्राइम ब्रांच के समक्ष कहा है कि फोन टैपिंग से जुड़े हुए जो तथ्य मेरे पास हैं, जरूरत पड़ने पर मैं क्राइम ब्रांच के समक्ष पेश कर सकता हूं। साथ ही लोकेश शर्मा ने कहा, अब इस मामले में क्राइम ब्रांच को आगे इन्वेस्टिगेशन के लिए अशोक गहलोत से पूछताछ करनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि फोन टैपिंग के मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मार्च 2021 में दिल्ली क्राइम ब्रांच में लोकेश शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, जिसके खिलाफ शर्मा ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है।